नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली हिंसा की साजिश की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली हिंसा में बंगाली बोलने वाली करीब 300 महिलाओं का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से इन महिलाओं को जाफराबाद एंटी सीएए प्रदर्शन साइट पर बुलाया गया था। इन महिलाओं को 7 बसों में बिठाकर जाफराबाद लाया गया था। चार्जशीट के मुताबिक 23 फरवरी को पहले इन्हें बसों में शाहीन बाग प्रदर्शन साइट पर ले जाया गया, जहां इन महिलाओं को खाना खिलाया गया और फिर इसके बाद इन्हें जाफराबाद प्रदर्शन साइट पर लाया गया था। चार्जशीट में कहा गया है कि इनमें अधिकतर महिलाएं बुर्के में थीं और प्रदर्शन के दौरान पथराव में भी शामिल थीं। बंगाली बोलने वाली इन महिलाओं को बस का किराया भी दिया गया था। चार्जशीट में कहा गया है कि इस पूरी प्लानिंग का ताना बाना उमर खालिद ने रचा था। स्पेशल सेल का दावा है कि दिल्ली हिंसा में उमर खालिद एक बड़े मास्टरमाइंड के तौर पर काम कर रहा था। बता दें कि दिल्ली में फरवरी में हुई हिंसा की साजिश के आरोप में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने रविवार को यूएपीए के तहत चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली पुलिस की ओर से कड़कड़डुमा कोर्ट में तकरीबन 930 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। 930 पेज की चार्जशीट में 197 पेज चार्जशीट हैं तो 733 पेज में अन्य दस्तावेज हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश की राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, बड़ी जानकारी दिल्ली हिंसा को लेकर मिल रही है। बताया जा रहा है कि इस पूरी हिंसा का ताना बाना उमर खालिद ने रचा था और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शन में 300 ऐसी महिलाएं शामिल थी जो कि बंगाली बोलने वाली थी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली हिंसा यानी कि सीए एनआरसी को लेकर जो प्रदर्शन किए गए थे वो कहीं ना कहीं उग्र जो हुए थे उसके अंदर ही जिस तरीके से उमर खालिद का नाम सामने आया है, क्योंकि चार्जशीट जो स्पेशल सेल की तरफ से दाखिल की गई है उसके अंदर यूपीए सीए के तहत कहीं ना कहीं ये चार्जशीट के दाखिल के साथ साथ एक इशारा जरूर करती है कि उमर खालिद ही इस पूरे प्लान का एक रचयिता था। इसने बंगाल से जो महिलाओं को बुलाया गया था वो 300 महिलाएं थी और उनको किस तरीके से जाफराबाद हिंसा के इस्तेमाल के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि लगातार इनको खाना भी खिलाया गया, जाफराबाद हिंसा के पॉइंट पर भी ले जाया गया, बस का किराया भी दिया गया। मगर तमाम जो जानकारी जो स्पेशल सेल को मिली है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली जरूर है, क्योंकि उमर खालिद का नाम एक स्पेशल यानी कह सकते हैं कि हिट लिस्ट के अंदर डाला गया है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इसको, तो कहीं ना कहीं ये जरूर इशारा करता है कि पूरी खेल के अंदर कोई और व्यक्ति भी है जो उमर खालिद के साथ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अभी भी जांच कर रही है और इसको कहीं ना कहीं उमर खालिद और सर्जिकल इमाम को कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पहले भी ट्रैक कर रही थी और कहीं ना कहीं आशंका थी कि दिल्ली के अंदर कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मगर जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया वहीं कहीं ना कहीं उमर खालिद का जो नाम आया, उमर खालिद पर पहले भी आशंका थी, मगर जब चार्जशीट के अंदर दाखिल के अंदर पूरी 300 महिलाओं का जिक्र है और कई तमाम उनको जो सुविधाएं दी गई, बस का किराया, खाना, सब कुछ और जहाँ तक कि बुर्का और सब कुछ, ऐसा यह लगता है कि सारे उमर खालिद ने पूरी सोची समझी बिल्कुल ताना बाना जो है पूरी साजिश उमर खालिद की तरफ से रची गई थी, जैसा कि चार्जशीट में दाखिल भी किया गया है। राजीव, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। इस समय राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, उमर खालिद पर चार्जशीट में यह आरोप लगा है कि दिल्ली हिंसा का सारा ताना बाना, सारी साजिश उसी ने रची थी। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शन के लिए 300 महिलाएं लाई गई थी अलग से। देखिए, उमर खालिद की भूमिका जो है पहले दिन से इसमें उनकी संलिप्तता पाई जा रही है। जिस तरह से जेएनयू विवाद के बाद जो है इनकी संलिप्तता कई जो हिंसक घटनाएं हुई उसमें भी इनको जो है इनका नाम शामिल पाया गया और दिल्ली दंगे में खुल करके जो है इनकी भूमिका जो है जांच के घेरे में आई है। अगर इसमें रत्ती मात्र भी सच्चाई है, हालांकि इसका भी परीक्षण होना बाकी है। जो चार्जशीट दाखिल किए गए हैं उसमें अदालत में वो कितना बुनियादी रूप से मजबूत हो गई या तो कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से पुख्ता सबूत जो पाए गए हैं, लगभग जो है 700-800 पेज में दस्तावेज जो शामिल किए गए हैं, इनमें इनकी असल भूमिका सामने आ चुकी है। दूसरी चीज, जिस तरह बंगाली महिलाओं का विशेष रूप से बताया जा रहा है कि उसमें जो कुछ बांग्लादेश की भी महिलाएं थी, इनको ला करके जो है पत्थरबाजी की गई है
और इसके बाद जो माहौल को पूरी तरह से हिंसक निर्मित किया गया है, तो स्वाभाविक रूप से इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से यूएपीए के तहत जो है इनके ऊपर आरोप और चार्जशीट दाखिल की गई है, तो कहीं ना कहीं जो है आतंकी गतिविधियों में इनकी संलिप्तता को उजागर करती है। देखिए, उमर खालिद हो, सर्जिल इमाम हो या बहुतेरे ऐसे कई हैं भड़काने वाले लोग जो देश में जो है माहौल को पूरी तरह से खराब करना चाहते हैं। जिस तरह से एंटी सीए को लेकर के प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से रोड सड़क जाम कर दिया गया, यहाँ तक कि अदालत को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है राष्ट्र में जो है संकट पैदा करने की कोशिश की गई, हिंसा पैदा करने की कोशिश की गई। अगर इस दिशा में जो है अदालत अगर कायदे से अगर परीक्षण करके अगर सजा सुनाती है, तो फिर सर्जिल इमाम हो या जो उमर खालिद हो, इनको लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। लेकिन अरविंद जी, ऐसे लोगों के बारे में कहा क्या जाए और इन लोगों को ही क्या नाम दिया जाए जो जिस देश में रहते हैं और उसी देश को दहलाने की साजिश रचते रहते हैं। जेएनयू अब तो बिल्कुल राजनीतिक अड्डा बनता जा रहा है। ये बात तो आप भी मान रहे हैं कि जेएनयू में अब पढ़ाई से ज्यादा राजनीति होती है। आखिर हम अपने संस्थानों को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल पल्लवी जी, आप सही करें। देखिए, एक वक्त था जब आजादी के दौरान जो है यही इंस्टीट्यूट जो शैक्षणिक संस्थान थे, आजादी के लाइन लड़ने के लिए जो है लोग स्टूडेंट जो थे सड़क पर उतर गए, पढ़ाई छोड़ दिए। और बहुतेरे ऐसे नाम हैं जो कि स्टूडेंट यूनियन से लेकर के आज देश में जो है लोकतंत्र की जब स्थापना हुई आजादी के बाद, तो उनकी कितनी बड़ी भूमिका है। लेकिन आज की तारीख में दुर्भाग्य रूप से अगर जेएनयू जो है या और कई ऐसे संस्थान है जहां पर जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियां पाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं यह चिंताजनक है। निसंदेह जो है भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट को जहां पर ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो दिन रात जो है देश के खिलाफ माहौल निर्मित कर रहे हैं, समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं, धार्मिक और मजहबी उन्माद पैदा करके हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई करनी चाहिए। और सर्जिल इमाम और उमर खालिद तो इस मामले में जो है आपने देखा कि उसमें जम्मू कश्मीर के कुछ जवान थे जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग के मामले में किस तरह से इनकी भूमिका उजागर हुई थी। उसमें फिर बिहार से एक जो चुनाव लड़े उनका भी नाम जो है बहुत चर्चित रहा। तो कुल मिलाकर के ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि देखिए, सीए के नाम पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, लेकिन अब एक के बाद एक जो परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह भी नजर आ रहा है कि वाकई में सीएए और एनआरसी को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय को ज्यादा दिक्कत है नहीं। क्या अरविंद जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सीएए और एनआरसी में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदाय को नुकसान पहुंचा रहा हो? बिल्कुल आप सही करिए। देखिए, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जैसे भारतीय जो मुसलमान है, जैसे अल्पसंख्यक जो है उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचता हो। यह तो उन लोगों के लिए है जो बाहरी हैं और जो है घुसपैठ करके चले आए हैं। देखिए, 2014 से पहले जो है हर वर्ष 5 लाख बांग्लादेशी भारत में आते थे और उसमें 1.5 लाख गायब हो जाते थे। इसी तरह जो है टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तानी आते थे और गायब हो जाते थे। अभी 2017 में आपने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23 जो है पाकिस्तानी जो थे उसमें जो गायब हो गए, अचानक उनका कुछ पता नहीं चला। ये कहाँ चले जाते हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट, याद होगा आपसे, 1 दशक पहले जो है असम में एक बांग्लादेशी विधानसभा का चुनाव लड़ करके कमरू जहां उसका नाम था, चला गया, कुछ पता नहीं चला। तो ये ऐसे लोगों के लिए कानून है जो देश के लिए खतरा बने हुए, देश की संप्रभुता के लिए खतरा बने हुए हैं। आपने देखा कि बनारस में 2005 में, 2006 में, फिर 2007 में आपने देखा कि लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद की अदालतों में विस्फोट हुआ, उसमें किस तरह से हुई जो विशेष रूप से बांग्लादेशी से पाए गए थे। तो इन बांग्लादेशियों को लेकर के अगर एंटी सीए और एनआरसी का विरोध किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है देश के लिए खतरनाक है। और आपने सही कहा कि जिस तरह से परतें उभरती जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है हिंसा की एक बहुत बड़ी साजिश को रेखांकित करता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? चार्जशीट जो दाखिल की गई है उसमें और क्या कुछ आरोप तय किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चार्जशीट दाखिल की गई है उसके अंदर तमाम ऐसे सबूत जो नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 300 महिलाओं को लाया गया है, यहाँ तक कि उनको बुर्का दिया गया, यहाँ तक कि उनको बसों का किराया भी दिया गया, यहाँ तक कि उनको शाहीन बाग के अंदर ले जाकर खाना भी खिलाया गया, फिर उसके बाद में जाफराबाद ले आया गया। तो तमाम ऐसी जानकारी जरूर है दिल्ली पुलिस के पास, जिससे आशंका यही नजर आ रही है कि जो उमर खालिद है ये इसका मास्टरमाइंड था पूरी घटना को, और पूरी घटना के कहीं ना कहीं राजनीति के पहलू से भी देखा जा रहा है। अगर हम ये मान लें कि उमर खालिद इसके अंदर नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि उमर खालिद का फिर नाम क्यों आया, और ये 300 महिलाएं जो बंगाल से लाई गई थी स्पेशल क्यों लाई गई थी, इनका कारण क्या था 300 महिलाओं को लाने का, क्योंकि इनमें से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है
क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी भी जानकारी जुटा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 300 महिलाओं का जिक्र आ रहा है और इनको पूरी तरीके से खाना खिलाना पूरी तैयारी की गई थी, तो कहीं ना कहीं ये आशंका जरूर है कि हाँ, उमर खालिद जिस तरीके से पूरे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, मास्टरमाइंड के साथ साथ जेएनयू का जो नाम जोड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जेएनयू के अंदर ही सारी प्लानिंग को रचा गया था। जी बिल्कुल राजीव, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो ये अहम जानकारी, दिल्ली हिंसा साजिश की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली हिंसा में बंगाली बोलने वाली करीब 300 महिलाओं का इस्तेमाल किया गया था। और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और टीका वितरण की रणनीति को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि देश भर में एक बार फिर से कोरोना अपना कहर बरपा रहा है और अब आगामी रणनीति को लेकर प्रधानमंत्री के द्वारा चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि तमाम जो रणनीति है उसको लेकर मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ डिजिटल माध्यम से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शिरकत कर सकती हैं। प्रधानमंत्री कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए अब तक कई बार राज्यों के साथ बैठकें कर चुके हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों से 50,000 के नीचे आ रहे हैं। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ये मामले तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक की। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से ये बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शिरकत कर सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए अब तक कई बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें कर चुके हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों से 50,000 के नीचे आ रहे हैं। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मामले तेजी से बढ़े हैं। कुछ शहरों में तो कर्फ्यू तक, नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। केंद्र की ओर से लगातार यह प्रयास भी हो रहे हैं कि जब भी कोरोना का टीका उपलब्ध होगा उसके सुचारू वितरण की व्यवस्था हो सके। भारत में फिलहाल 5 वैक्सीन तैयार होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इनमें से 4 परीक्षण के दूसरे या तीसरे चरण में है, जबकि एक पहले या फिर दूसरे चरण में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़े के अनुसार भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 44,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या अब काफी ऊपर पहुंच गई है। और इस खबर पर भी तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय जुड़े हैं हमारे साथ। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए बैठक करने वाले हैं, ये बैठक कितने बजे से शुरू होगी और बैठक में क्या कुछ रणनीति आगे के लिए बनाई जा सकती है, चर्चा क्या कुछ हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोविड-19 का जो कहर है, यानी कि दोबारा से देखने को मिल रहा है और लगातार कहीं ना कहीं इसके जो संक्रमण है वो फैलते चले जा रहे हैं। मगर दिल्ली की नहीं, पूरे देश की स्थिति कहीं ना कहीं डरावनी होती जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के देश के प्रधानमंत्री आज बैठक करेंगे और ये सारी बैठक जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसके अंदर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और यहाँ तक की जो अधिकारी हैं, यानी बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं, वो तमाम इस बैठक के अंदर शामिल हो सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मगर इसके अंदर बात करें जिस तरीके से दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शामिल हो सकते हैं, पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, यानी कि जो कोविड को लेकर ही जो रणनीति पहले बनाई गई थी वो उसको लेकर ही दोबारा से बैठक जो की जा रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर ये रणनीति बनाई जाएगी कि दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर कोविड-19 को दोबारा से कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, यानी कि यहाँ भी कोई लापरवाही है या फिर कोई खामियां है उसको किस तरीके से दूर कराया जाएगा। राज्य सरकारों को एक ऑर्डर दिया जाएगा कि राज्य सरकार कितना कंट्रोल कर पा रही है या उनको किसी चीज की कोई दिक्कत आ रही है, यानी कि बेड की या फिर किसी चीज की भी, तो वो कहीं ना कहीं उस बैठक के अंदर रखी जाएगी। और विषय यही है कि कोविड-19 को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके। जी राजीव, और ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में ये भी चर्चा हो सकती है कि जब कोविड की वैक्सीन आएगी तो उसका वितरण किस तरीके से किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है कि पूरी देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की जनता यही जानना चाहती है कि भारत के अंदर
किस तरीके से वैक्सीन आएगी और उसका वितरण किस तरीके से किया जाएगा, ये कितने पैसे में मिलेगी या फिर कितने फ्री मिलेगी, ये सरकार की तमाम रणनीति जरूर है, मगर वैक्सीन का इंतजार सबको है, चाहे वो देश दिल्ली की जनता हो या पश्चिम बंगाल की जनता हो या पंजाब की जनता हो, तमाम जनताओं को इस वैक्सीन का इंतजार है। मगर दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज इस बैठक के अंदर ये भी विषय रखा जाएगा कि वैक्सीन कब तक आ जाएगी और वैक्सीन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, किन किन विभाग को दिया जाएगा या किन किन राज्यों को दिया जाएगा और किस रणनीति के द्वारा दिया जाएगा। मगर तमाम मुद्दों के साथ साथ एक चीज स्पष्ट है, जब तक कोविड को कंट्रोल करने के लिए जनता भी जागरूक नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इस तरीके की लापरवाही जरूर नजर आ रही है, क्योंकि बाजारों के अंदर जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की तरफ से भी है, लापरवाही है, और राज्य सरकारों को खुद अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी और जनता को भी जिम्मेवारी समझनी होगी, ताकि कोविड के जो 50% के जो आंकड़े हैं वो इसी तरीके से बढ़ रहे हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए जनता और सरकार दोनों ही मिलकर कार्य करें तो ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी ठीक है, और क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है कि जिन राज्यों में, खासकर जिन जिलों में इस समय कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, वहां पर लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति बन जाए या फिर ऐसा कोई फैसला लिया जाए, चाहे आंशिक रूप से ही सही? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, जहां दिल्ली की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, जहां पर स्थिति और ज्यादा डरावनी हो चुकी है, क्योंकि जहां तक 50,000 से ज्यादा के आंकड़े जो नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी स्थिति बिगड़ सकती है और कहीं ना कहीं इस बैठक के अंदर उन विषय को भी रखा जाएगा कि अगर कहीं पर या फिर कुछ इलाकों के अंदर जो दिक्कतें बन रही है, यानी कि भीड़ ज्यादा आ रही है, तो उन इलाकों को कहीं ना कहीं लॉकडाउन किया जा सकता है या फिर मिनी लॉकडाउन, यानी कि जो बाजारों के अंदर लॉकडाउन करने की जो परिस्थिति बनी हुई थी वो उसको लेकर भी इसके अंदर बैठक में शामिल किया जाएगा और कहीं ना कहीं उन बाजारों को बंद भी किया जा सकता है या फिर चाहे टाइम टेबल के हिसाब से उन बाजारों को चलाया जाएगा, चाहे कितनी बाजारों के अंदर कितनी भीड़ आ सकती है, कितनी जनता आ सकती है, मगर कहीं ना कहीं जो डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है, यानी कि सर्वे किया जा रहा है, वो भी इसके अंदर रखा जाएगा इस बैठक के अंदर और तमाम मुद्दों पर गौर किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और तमाम मुद्दे ऐसे होंगे जो कोविड को कंट्रोल किया जा सके, कोविड की वैक्सीन को लेकर या फिर चाहे बाजारों को लेकर तमाम ऐसे रणनीति बनाई जाएगी इसके अंदर और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए यह बैठक होनी है। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। देश की राजधानी इन दिनों कोरोना से अभूतपूर्व संकट से जूझ रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों का दिल्ली आना जाना लगा रहता है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं दिल्ली से लोग अपने साथ वायरस ना लेकर आ जाएं। इसके चलते विभिन्न प्रकार की पाबंदियां और अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने भी दिल्ली से आने जाने वाले लोगों के लिए बड़ा फैसला किया है। राज्य में आने वालों को कोरोना की रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं यूपी के बरेली में तो प्रशासन ने स्थानीय बाशिंदों से अपील की है कि अगर कोई दिल्ली से आए तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जाए। और आपको ये जानकारी हम दे दें कि दिल्ली वालों को लेकर तमाम राज्यों ने अपनी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है और ये देखा जा रहा है कि कहां कुछ किस तरह से एहतियात बरती जा रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, हरियाणा और नोएडा में सभी बॉर्डर के पास कोरोना की जांच तेज कर दी गई है।
सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर लोगों की रैंडम जांच की जा रही है। यही नहीं, छोटे छोटे प्रवेश मार्गों को बंद कर दिया गया है। दरअसल गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा के हजारों लोग हर दिन दिल्ली आते जाते हैं। इसके चलते इन जिलों के प्रशासन ने दिल्ली से आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी कर दी है। दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले सभी मार्गों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली समेत बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों की सभी बॉर्डर चेक पोस्ट पर कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। देहरादून के आशारोड़ी और कुल्हाल बॉर्डर पर सभी लोगों की एंटीजन जांच की जा रही है। और इस खबर पर तमाम चर्चा के साथ स्टेट हेड यूपी से नीरज सिंह जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीरज जी, आपसे जानकारी चाहेंगे, फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का कहर है और इसके मद्देनजर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ एडवाइजरीज जारी किए हैं, जैसे कि अभी शादियों का सीजन है और उसमें क्या लिमिट होना है ना, लोगों की जैसे 100 लोगों से ज्यादा एक शादी में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। बैंड और डीजे पर प्रतिबंध लगाए। वहीं दूसरी तरफ जो है रैपिड टेस्टिंग की जा रही, हालांकि लखनऊ में ही ज्यादा इसके कहर को मिल रहा है फिलहाल। जी देखिए, नोएडा, गाजियाबाद ऐसे कुछ जिले हैं जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं और दिल्ली में स्थिति काफी खराब हो गई है। ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है वो किस तरह से एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लोगों का आना जाना रोजाना का लगा रहता है, तो इन जिलों में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। जी पल्लवी, ऐसा है कि जो भी बॉर्डर के क्षेत्र हैं, जैसे कि दिल्ली से सटे हुए जितने भी नोएडा, गाजियाबाद, वहाँ फ्लाईओवर्स और जहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट्स है वहाँ पे इन लोगों ने अपने टेस्टिंग सेंटर्स लगाए हुए हैं। आने जाने वालों का एक रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। साथ के साथ उनके मास्क न होने पर उनको चालान किया जा रहा है और जो अपने आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरीके की वो की जाए अरेंजमेंट, इसके लिए भी प्रशासन सतर्क है। जी, मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है नीरज जी, तो जाहिर है कि यूपी के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे, तो क्या कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है? लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है कोरोना के मद्देनजर, कोई बड़ी यहाँ पर फैसला सरकार लेते हुए नजर आ सकती है? हाँ, ऐसा है कि बार बार सरकार के द्वारा हर समय अलग अलग तरीके से एहतियातन कदम लिए गए, लेकिन बावजूद इसके एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आप कह लें पल्लवी कि सरकार ने समय समय पर उसमें बदलाव किए अपने नियम कानूनों में और कुछ अधिकारियों का भी फेरबदल किया गया जो कि इस चीज को अच्छे तरीके से टैकल कर सके। अभी आज इनकी बैठक में देखिए इसका क्या नतीजा निकल के आता है। एक बैठक इन्होंने बुलाई है योगी जी ने और उसका जो अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल उत्तराखंड से प्रतीक पाठक जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रतीक, आपसे जानकारी चाहेंगे, उत्तराखंड सरकार किस तरह से मुस्तैद नजर आ रही है कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए? पहले भी लगातार कोरोना के जिस तरीके से आपने जो उसको कहीं के साथ काम करती नजर आ रही, प्रशासन को आदेश दिए गए हैं जो भी मास्क नहीं लगेगा सभी का चालान किया जाएगा तो या फिर तमाम कोरोना को किए जा रहे हैं। हॉस्पिटलों में व्यवस्थाओं की भरपूरी संख्याओं पर बढ़ाने का प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही अब बाजार को एक आदेश जारी जहाँ 8 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है। 8 बजे के बाद कोई दुकानदार है तो उसका तत्काल चालन किया जाएगा। तो तमाम तरह की व्यवस्था कोरोना को देखते करती नजर आती है। जानकारी मिल रही है प्रतीक कि उत्तराखंड आने वाले यात्रियों की सभी बॉर्डर चेक पोस्ट पर कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर बता दूं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर लग जाता है उसी के चेकिंग है वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड-19 टेस्ट किए जाते हैं। साथ ही हिमाचल से उत्तराखंड का बॉर्डर है वहाँ पर भी लगातार चेकिंग
या भी जो श्रद्धालु अगर कोई तो आता है तो वहाँ पर तत्काल तौर पर देखा जाए तो कोविड-19 की जो रिपोर्ट लेके आएगा तो उसको ही अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम व्यवस्थाएं हैं कुंभ को लेकर जो की जाने की व्यवस्था है उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट नजर आता दिख रहा है। प्रतीक, ये भी जानकारी चाहेंगे कि राज्य में जितने कोरोना के टेस्ट होने चाहिए उतने हो रहे हैं या अभी टेस्ट की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर पल्लवी जो कोरोना के टेस्ट होने थे तकरीबन वो अब 7,000 के समथिंग का ये आंकड़ा पहुंचता नजर आ रहा है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो ये कोविड-19 टेस्ट हो रहे थे वो 20,000 के समथिंग की हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इन कोविड-19 टेस्टों को बढ़ाने का काम किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 टेस्ट बढ़ाए जाएंगे क्योंकि अब लैबों की संख्या उन पर भी संजीदगी के साथ सरकार काम करती नजर आ रही है। हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में कोविड-19 लैब की लगातार बढ़ाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक पाठक, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है वैसे वैसे दिल्ली से सटे जितने भी राज्य और जिले हैं वहां के प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो तमाम संबंधित स्थानीय प्रशासन है वो अपने स्तर पर एहतियात बरत रहे हैं ताकि उनके जिलों में किसी भी तरह से कोविड संक्रमण ना फैले। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।